कुछ जगह अनियमितताएं देखी जा रही हैं। जैसे कि किसानों ने आरोप लगाया है कि जो है स्लॉट सिस्टम के अनुसार खरीदी नहीं हो रही है, प्रभारी जो है खरीदी नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा गुणवत्ता पे जो मेन प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जो सर्वेयर हैं, कई जगह हम लोग दौरे पे गए तो देखा कि उनके पास मशीन तक नहीं है। एक आध जगह हमने मॉइस्चर चेक भी करवाया तो 25 पॉइंट तक जा रहा है, खराब धान ली जा रही है। इन आरोपों पे क्या कहेंगे सर? देखिए, जो धान खरीदी का सिस्टम है उसमें स्लॉट बुकिंग फिक्स है। जितने तौल कांटे उस उपार्जन केंद्र में रजिस्टर्ड रहते हैं उसके हिसाब से ही स्लॉट बुकिंग होती है। और सरकार की तरफ से ये भी सुविधा है कि यदि शुक्रवार तक उसके स्लॉट अनुसार भीड़ के कारण खरीदी नहीं हो पाई तो शनिवार को उस किसान का तौल हो सकता है। तो तौल की सरकार ने पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर रखी है। किसान अपने से स्लॉट बुक अपने सुविधा अनुसार करता है और स्लॉट अनुसार बेचता है। तो इसमें मेरे ख्याल से कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा, जहाँ तक इसकी बात है कि धान के क्वालिटी की, तो धान की क्वालिटी के लिए दो प्रकार के सर्वेयर लगे हुए हैं। कुछ केंद्रों पे जो उपार्जन केंद्र हैं उनके सर्वेयर लगे हुए हैं। कुछ गोदाम स्त्री केंद्रों पे ज़्यादातर हमारे सर्वेयर लगे हुए हैं जो कि क्वालिटी चेक करते हैं। अभी तक हमारे पास खराब धान की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन ने कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर सभी एसडीएम, तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों में जितने जेएसओ हैं, इन सभी की ड्यूटी लगा रखी है। निरंतर सभी लोग खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि शासन की नीति के अनुसार उपार्जन कार्य पूर्ण हो जाए। जी, ये देखा गया है सर कि उठाव की व्यवस्था, कलेक्टर का सख्त निर्देश है कि उठाव तुरंत होना चाहिए। लेकिन हमने अभी मनगवा के आगे एक पथरहा था, वहाँ हम देखे कि 20,000 से ऊपर बोरी धान, जिसमें से आधी तो अभी फीडिंग तक नहीं हुई, वो खुले में पड़ी है। उठाव अभी मेरे ख्याल से जो है उतना तेजी से हो नहीं पा रहा। जिस मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है सर की तो खराब धान होने पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उस पर क्या? उठाव की दो प्रकार की प्रक्रिया है। एक केंद्र हैं जो गोदाम स्त्री केंद्र हैं और एक केंद्र हैं जो समिति स्त्री केंद्र हैं। गोदाम स्त्री केंद्रों में चूँकि खरीदी गोदाम के बाहर ही हो रही है, इसीलिए वो जो भी उपार्जन केंद्र समिति है या समूह है, वो उसकी जवाबदारी है कि वो उस धान को स्टैकिंग करा करके और तत्काल गोदाम के अंदर स्टैकिंग करे, जमा कराए, भंडारित कराए। दूसरे प्रकार का जो केंद्र है वो समिति स्त्री केंद्र है और समिति स्त्री केंद्रों में परिवहन नान कार्यालय द्वारा कराया जा रहा है। परिवहन के लिए दो प्रकार की फोर्स लगी है। एक परिवहनकर्ता के माध्यम से परिवहन हो रहा है और दूसरा जो मिलर्स हैं वो भी डायरेक्ट समितियों से धान उठा रहे हैं। लेकिन जब आप धान उपार्जन और परिवहन की बात करते हैं तो धान उपार्जन होने के बाद कम से कम उस धान को परिवहन करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। तुरंत परिवहन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब समिति धान उपार्जित करती है, उपार्जित करने के बाद वो बोरों में भरेगी, बोरों की सिलाई करेगी, उसमें टैग लगाएगी, उसमें स्टेंसिल लगाएगी और उसके बाद समिति ऑनलाइन पोर्टल पे ये एंट्री दर्ज करती है कि उसका माल परिवहन के लिए तैयार है। जब वो परिवहन के लिए तैयार एंट्री करती है, दर्ज करती है पोर्टल पे, तब फिर नान कार्यालय द्वारा परिवहनकर्ता को ट्रांसपोर्ट ऑर्डर दिया जाता है। नहीं तो क्या 20,000 बोरी तक बाहर रखी जा सकती है? नहीं, 20,000 बोरी आप पर्टिकुलर जिस केंद्र का बोल रहे हैं, पथरहा मनगमा, ये सहायता समूह, इस केंद्र में 20,000 बोरी की मात्रा नहीं होगी, मात्रा कम होगी। बाहर उन्होंने अभी उसकी स्टैकिंग न कराई होगी, इसलिए मात्रा ज़्यादा दिख रही है। 2 दिन से परिवहन थोड़ा प्रभावित हुआ है हड़ताल के कारण, क्योंकि ट्रक वगैरह नहीं चल रहे हैं, इसलिए 2 दिन से थोड़ा प्रभावित है। लेकिन जैसे ही हड़ताल खुलती है, ट्रक वगैरह चलना जारी हो जाते हैं, तो फिर उसको और जल्दी से कवर कर लिया जाए। वहीं सर कुछ खरीदी केंद्रों में देखा गया सर कि जो ग्रेडिंग मशीन होती है सर, जो मॉइस्चराइजर देती है, तो मशीन ही नहीं है सर कई जगह, मतलब कई जगह हमारे पास वीडियो उपलब्ध है। नहीं, हमारे नान के तो जितने सर्वेयर हैं उनके पास आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से है। पास सर एक कोई खरीदी केंद्र है सर, उसी में देखा गया सर, तो सर्वे हमने हमें दिखाया वीडियो में कि उसकी मशीन ही नहीं चल रही। हम 10 से 12 कैसे मान ले सर की गुणवत्ता वाली धान ली जा रही है? धान गुणवत्ता वाली ली जा रही है। इसमें 2 प्रकार के चेक हैं। जो मिलर डायरेक्ट उठा रहा है
मिलर खुद गुणवत्ता प्रमाणित करता है कि ये धान FAQ है, ऑनलाइन प्रमाणित करता है और उसके बाद लेके जाता है। एक बार जब समिति से धान उठती है तो जो समिति का सर्वेयर है वो खुद चेक करता है, वो ऑनलाइन ओके करता है, और फिर जब गोदाम में आती है तो हमारा गोदाम का भी सर्वेयर चेक करता है। तो सर पिछली बार ये देखा गया था पिछले साल कि जो मिलर कोटा में खाद्य में कोटा में जो दे रहे थे चावल सेल्समैन को, तो उसमें ये देखा गया था कि बड़ा ही रद्दी क्वालिटी का चावल था। तो ये क्या ये कारण तो नहीं होता कि खराब धान देने के बाद खराब चावल निकलता हो और फिर वो कोटे में जाता हो? तो क्या मिलर कभी कोटे में चावल देता नहीं है। नहीं, जो वेयर हाउस के माध्यम से मिलर जो है वेयर हाउस मिलर आगे जमा करता है वेयर हाउस में खाद्यान्न, जी। और उसके लिए भी पृथक से सर्वेयर और चेकिंग होती है। नान के सर्वेयर अलग रहते हैं, इसके बाद वेयर हाउस के खुद की चेकिंग होती है, और FAQ चावल ही जाता है। और इसके बाद भी निरंतर भारतीय खाद्य निगम चेक करता रहता है, मुख्यालय की टीमें चेक करती रहती हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई ख़राब चावल, चूँकि 3-4 चेक पॉइंट हैं तो ख़राब चावल जमा हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और हर चीज़ें ऑनलाइन एंट्री करनी होती हैं। इस बार पोर्टल पे और सुधार हुआ है, लोकेशन में जाके ऑनलाइन एंट्री करनी पड़ती है, और फिर मुख्यालय से लेके जिला प्रशासन से लेके सभी की नज़र उस पर रहती है। तो ऐसी संभावना अभी की जो मिलिंग नीति है इस वर्ष की बहुत कम है कि कहीं पे कोई गड़बड़ी हो सके। सभी चीज़ें ऑनलाइन है और कई स्टेप पे चेकिंग है, तो वो गड़बड़ होने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि ऐसा है कि पिछली बार जो उचित मूल्य की दुकानें थी उसमें जो हितग्राही थे, जो लेने वाले थे, उनके आरोप थे कि खराब चावल मिल रहा है। उस संबंध में पिछले बार का तो मुझे जानकारी नहीं है। तो अब इस बार तो क्या वही सिस्टम FAQ चावल आ रहा है, जी। कई जगह पे चेकिंग है, और ऑनलाइन चेकिंग लोकेशन बेस्ड चेकिंग होने से एक अच्छी बात है कि जो भी चेक कर रहा है उसको उस लोकेशन पे जाके ही चेक करना पड़ता है। तो यदि कोई लोकेशन पे जा रहा चेक कर रहा है और यदि उसके बाद भी गड़बड़ होता है तो ऑनलाइन चेकिंग सब रिकॉर्ड में है, संबंधित आदमी की जवाबदारी तय होती है कि आपने चेक किया था, फिर गड़बड़ कैसे होगा। तो इस बार संभावना एकदम न्यूनतम है कि किसी भी प्रकार की कोई खराब चावल या कोई खाद्यान्न खराब जमा हो या खराब बटे, ऐसी संभावना ना के बराबर है। सर अभी किसी समितियों द्वारा लॉस की स्थिति तो नहीं दिखाई गई अभी ऐसा? अभी कोई लॉस की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। पूरा उपार्जन होने के बाद जब सभी समितियों का पूरा हिसाब बनेगा कि उन्होंने कितना उपार्जन किया और कितना भंडारित हुआ, यदि कुछ कमी आई होगी तो अंतिम उपार्जन के बाद ही वो चीज़ें क्लियर होंगी। और सर एक लास्ट सर क्वेश्चन, किसानों के खाते में जो पैसे हैं लगभग क्या सभी के खाते में पैसे आ गए हैं या कुछ देरी हो रही है? नहीं, देरी नहीं हो रही। इसका एक 6-7 दिन का साइकिल है। जब किसान किसी समिति में अपना तौल कराता है, तौल कराने के बाद जब समिति उसकी सिलाई भराई करके ट्रांसपोर्ट कराती है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो धान जब गोदाम में जमा होने के बाद स्वीकृत हो जाता है ऑनलाइन। स्वीकृत होने के बाद फिर मुख्यालय से, भोपाल से शासन द्वारा EPO जनरेट किया जाता है। वो EPO जनरेट होने के बाद संबंधित समिति के पास उसके लॉगिन ID पे प्रदर्शित होता है कि वो चेक कर लें कि किसानों का सही भुगतान है या नहीं है। फिर समिति जब ओके करती है उसको, तब फिर वो नान के ID पे दिखता है और हम उसको ओके करते हैं, तब वापस मुख्यालय जाके बैंक के थ्रू किसानों को पेमेंट होता है। तो ये प्रोसेस में 5 से 6 दिन कंटिन्यू लगते हैं। किसान के धान तौल के बाद 5 से 6 दिन उसमें लगता है। तो अभी जितने EPO हैं वो प्रतिदिन रीवा जिले में ना तो समिति के पास एक भी EPO पेंडिंग है और ना नान कार्यालय में पेंडिंग है, और करीब अपन अभी आज की डेट में 250 करोड़ तक का भुगतान किसानों के खातों में पहुंचा चुके हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती है। रोज़ तौल होता है, रोज़ EPO जनरेट होते हैं, रोज़ आते हैं, तो समय से पैसा किसानों के खाते में पहुंच रहा है। ठीक।